बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा एक नई स्कीम से अटैच्ड है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड होगा। तो प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल सोल्यूशन से बहुत से मेथड्स को अंडरस्टैंड भी किया, दो टाइप्स अंडरस्टैंड की गई थी जो आज के लेक्चर से रिवर्स हमने अंडरस्टैंड किए। उनमें मैं आपको दोबारा अगेन बता देता हूँ। जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड को अंडरस्टैंड किया था और एलयू फैक्टराइजेशन मेथड को हमने अंडरस्टैंड किया। एलयू फैक्टराइजेशन टेक्निक को हम ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन मेथड का नेम भी देते थे, ठीक है। और आज हम थर्ड मेथड अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिसका नेम है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का अनदर नेम भी होता है जिसको हम आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आइटरेटिव मेथड या इनडायरेक्ट मेथड एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड आर आइटरेटिव मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 जैकोबी मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा। नंबर 2 गाउस-सीडल मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड होगा। नंबर 3 SOR मेथड। SOR मेथड, ठीक है, इसको आप सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके SOR के मीनिंग होते हैं सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो टोटल 3 मेथड हैं, जैकोबी मेथड है, गाउस-सीडल मेथड है, SOR मेथड है, ये टोटल 3 जो टेक्निक्स हैं इनडायरेक्ट और आइटरेटिव मेथड की, इनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टास्क होल्ड करता है जो कि होगा डायगोनली डोमिनेंट मेथड। यानी डायगोनली डोमिनेंट क्या बात है, ये क्या लॉजिक है, इसके बगैर आप ना अपने मेथड को रीच नहीं करवा सकते, उनको आगे प्रोसीड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो डायगोनली डोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट क्या चीज़ है, कि डायगोनली डोमिनेंट होता क्या है। जब डायगोनली डोमिनेंट होगा तो ही हम कहेंगे कि जैकोबी मेथड है, गाउस-सीडल मेथड है या SOR मेथड है, उस पे ये फुलफिल है तो हम आगे इसको प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो डायगोनली डोमिनेंट में होगा क्या, इसमें ये होता है कि जो आपके पास डायगोनल की एंट्रीज होती है ना, डायगोनल एंट्रीज हमने बहुत से मेथड किए, डायगोनल को आपको होल्ड करवाना मैंने बहुत से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। डायगोनल की जो एंट्रीज होगी ना वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए एज कंपेयर टू अनदर एंट्रीज, ये डायगोनल डोमिनेंट होता है। मतलब आपने डायगोनल डोमिनेंट की डेफिनेशन को इस अंदाज में अंडरस्टैंड करना है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना वो आपके लार्जर हो और उसी रो में अदर देन जो एंट्रीज हैं डायगोनल के अलावा वो उससे स्मॉलर होने चाहिए सम से। ये मैं आपको होल्ड करवा के बताता हूं कि ये अंडरस्टैंड कैसे करना है। डेफिनेशन की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम गौर करते हैं। अब मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स हो एनी, वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है, मैंने उसको होल्ड वैसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको बता दिया कि ये हमारा ए एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कोई भी आप नेम यहां पे असाइन करवा सकते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज डायगोनली डोमिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट होता है कब होगा, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच एंट्री ऑन द मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल है उसका जो हर डायगोनल की एलिमेंट है, डायगोनल की एंट्री है और उसके अलावा अदर देन जो एलिमेंट हैं डायगोनल के अलावा उनका जो एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मीन कि आपके पास जितनी भी एंट्रीज होंगी डायगोनल के अलावा भी, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्योंकि एब्सोल्यूट जो होता है, जब भी आप एब्सोल्यूट को ओपन करेंगे तो आपके पास जितनी भी एंट्रीज होंगी वो पॉजिटिव ही शो होंगी, ठीक है। मेन डायगोनल एंट्रीज के साथ जो एब्सोल्यूट आप अटैच्ड कर रहे हैं अदर एंट्रीज का is greater than the sum of the absolute values of the other entries in the same row। जो सेम रो होंगी मतलब उसी रो में डायगोनल एंट्रीज के अलावा, मतलब अगर एक डायगोनल एंट्री 3x3 का ऑर्डर कंटेन कर रहा है तो उसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट के अलावा 2 एंट्रीज और भी होती हैं। वो जो 2 एंट्रीज रह जाएंगी, 2 एंट्रीज, वो जो उनका सम होगा ना, फर्ज करें मैं कहता हूं डायगोनल में 7 पड़ा हुआ है, फर्ज करें अगर डायगोनल में हमारे पास 7 पड़ा हुआ है तो अदर एंट्रीज हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, तो 2 और 3 को अगर ऐड किया जाए वो बनता है 5, यानी 2 + 3 5। अब जो 2 + 3 5 है वो डायगोनल से स्मॉलर है। डायगोनल हमारे पास है 7 डायगोनल है, 7 डायगोनल जो है वो ग्रेटर है
अदर एंट्रीज के सम से, यानी अदर एंट्रीज हैं 2 + 3 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। दिस इज नोन एज डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ये आपने डायगोनली डोमिनेंट फुलफिल तब करवाते हैं कि हमारे पास कंप्लीट डायगोनल आपके पास एज ए रो के लिए ग्रेटर देन डायगोनल, जो मेन डायगोनल है वो होल्ड करे। मैंने ये लॉजिक भी बताई हुई है कि लॉजिक मीनिंग क्या है, इन माइंड आपने रखना है। कि मैंने ट्रिक राइट की हुई है ताकि आपको कभी भूले ना कि डायगोनली डोमिनेंट के लिए आपने क्या एक ट्रिक होल्ड करवानी है, क्या लॉजिक अंडरस्टैंड करनी है, वो मैंने ये ऐसे उर्दू में राइट किया हुआ है ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। डायगोनल में नेगेटिव को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे राइट कर दी है कि आपने डायगोनल एलिमेंट जब आपने लिखा, मतलब डायगोनल आपने, ये मैंने एग्जांपल भी राइट की हुई है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, आपने क्या करना है, इसमें डायगोनल सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास डायगोनल है जो मैंने रेड कलर में ऐसे शिपिंग फॉर्म में कलर किया हुआ है। ये जो आपके पास डायगोनल है, इसका जो आपने देखना ये है कि ये ग्रेटर होना चाहिए अदर एंट्री से। तो जो फर्स्ट एंट्रीज का डायगोनल है वो 7 वैल्यू कंटेन कर रहा है। अब आप देखें, इनकी नेगेटिव इग्नोर करने का ये मकसद है कि आपने ये फर्स्ट रो में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, आपने इसे इग्नोर कर देना है। आपने यही समझना कि ये प्लस है। ठीक है, यानी +7 +2 +3। ये इसलिए मैं इग्नोर करवा रहा हूं कि वो डेफिनेशन में आया था एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब आप हर एंट्री का जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो वो नेगेटिव जहां होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर ये राइट किया हुआ है कि आप नेगेटिव को इग्नोर कर दें। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट अपनी इक्वेशन में, जो डायगोनल एलिमेंट का यहाँ पे 7 है, अपनी इक्वेशन में सम से बड़े हों, मतलब कि 2 + 3 5। अब जो 5 इसका आंसर आया अदर एंट्री का, वो 7 से तो कम है ना, 7 से लेस है। ठीक है, 7 मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल की वैल्यू है, तो ये 7 से 2 + 3 कम है। ठीक है ना, तो ये 7 इज ग्रेटर देन 2 + 3 5, यानी 7 इज ग्रेटर देन 5। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन में डायगोनल में आ जाएं। यहाँ पे डायगोनल की एंट्री क्या है 4, अदर एंट्रीज क्या है 1 + 2, तो 1 + 2 मीन 3, 3 इज लेस देन 4, या फिर ये कह लें कि 4 इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे डायगोनल एंट्री में आए मेन डायगोनल में यहाँ पे क्या है, आपने नेगेटिव को इग्नोर कर देना है +9, और अदर देन एंट्रीज क्या है +1, यहाँ पर क्या है +5। ये नेगेटिव इग्नोर करने के लिए मैंने आपको बताया, नेगेटिव आपने भी इग्नोर करना है, माइंड में ये रखना है कि हमारा नेगेटिव नहीं है। ये सिर्फ आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि डायगोनल डोमिनेंट कब होता है। तो ये 5 + 1 6, अब जो 6 है ये 9 से तो लेस है, जो मेन डायगोनल है 9 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज है, मेन डायगोनल एंट्रीज है अपनी इक्वेशन में ग्रेटर देन डायगोनल रख रही है। ठीक है ना, ये 7 ग्रेटर है 5 से, 4 इज ग्रेटर देन है 2 + 1 3 से। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3, और ये मेन डायगोनल 9 इज ग्रेटर देन 5 + 1 6। ठीक है, तो हम फिर कह सकते हैं कि ये हमने कलर किया हुआ है, ये डायगोनल वैल्यूज हैं। ये डायगोनल वैल्यूज जो हैं अदर एंट्री से ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं, ये मैंने राइट भी किया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इस वक्त क्या शो कर रही है कि ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म को होल्ड कर रही है। ठीक है, जब ये डायगोनली डोमिनेंट होगा तब आप इस पे आइटरेटिव स्कीम को होल्ड करवा सकते हैं, यानी कि आइटरेटिव टेक्निक को होल्ड करवा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड को होल्ड करवाया जा सकता है। ठीक है, और इसके टोटल कितने मेथड होंगे, इसके टोटल 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 जैकोबी मेथड, नंबर 2 गाजर-सीडल मेथड, नंबर 3 SOR मेथड, इट्स मीन सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है ना, तो यहां पर एक छोटा सा मैंने एक रिमार्क राइट किया हुआ है कि आपके पास जो ये स्कीम हम होल्ड करवा रहे हैं ये कन्वर्ज कब करती है, इन आइटरेटिव मेथड, या फिर ये कह सकते हैं इन इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक, इट्स मीन आइटरेटिव मेथड या आइटरेटिव टेक्निक। इफ इट इज डायगोनली डोमिनेंट, अगर कोई भी आइटरेटिव टेक्निक या आइटरेटिव मेथड डायगोनली डोमिनेंट है, इट्स मीन कि वो कन्वर्ज करेगा, देन इट विल बी कन्वर्जेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आइटरेटिव मेथड तब है
अगर वो डायगोनली डोमिनेंट को होल्ड करता है। आल्टरनेटिव मेथड में टोटल 3 मेथड्स हैं, वो 3 मेथड की लॉजिक तब ही होल्ड करेगी जब वो डायगोनली डोमिनेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर डायगोनली डोमिनेंट है इट्स मीन वो कन्वर्ज भी करेगा और अपने प्रोसेस को रीच भी करवाएगा और आपको फुलफिल एक कन्वर्सली सॉल्यूशन की तरफ तो नहीं, एक रीचडली आंसर देगा। कन्वर्सली तो कुछ भी नहीं दे सकता ना। तो डायगोनली डोमिनेंट है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है इट्स मीन कि वो डाइवर्ज करेगा। जब डाइवर्ज करेगा तो हम ये कह सकते हैं आल्टरनेटिव टेक्निक होल्ड नहीं हो सकती। वहां पर ना जैकोबी लगेगा, ना गॉस सीडल लगेगा, ना वहां पर SOR लगेगा। ठीक है, तो डायगोनली डोमिनेंट आप देख सकते हैं फिर डियर स्टूडेंट्स कि डायगोनली डोमिनेंट अल्टरनेटिव टेक्निक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायगोनली डोमिनेंट होगा तो अल्टरनेटिव मेथड होल्ड होगा और होल्ड होने पे आपके पास वो आपको ऐसा आंसर क्रिएट करेगा जो कि कन्वर्ज करेगा और अपने रूट को लाई करेगा और अपने रूट्स की प्रोसेस को होल्ड कर रहेगा ताकि आपको एक प्रोसेस की टेक्निक वहां पे टर्मिनेशन प्रोसेस दिखाई दे सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और अच्छे अंदाज में इसको डिस्कस करते हैं कि जो आल्टरनेटिव टेक्निक है, कोई भी मेथड जो आपके पास 3 टेक्निक्स हैं कैसे कैसे प्रोसेस को रीच करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक होगा जो आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। solve the following system of linear equations correct up to 2 decimal places using Jacobi method or Jacobi technique। ठीक है, हम फर्स्ट मेथड को डील करने जा रहे हैं, जैकोबी मेथड है। ठीक है, और इसमें जो आपने आंसर राइट करना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही राइट करना होगा और टर्मिनेशन आपके पास है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही राइट करवानी है। तो इस मेथड में हमने जब टर्मिनेशन करवानी होगी तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने देखना है कि रेपिटेशन आ जाए तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड हो गया है, वहां पर हम अपनी प्रोसेस जो टर्मिनेशन होती हैं वहां पे स्टॉप कर देंगे। या फिर ये है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस 0 आ जाएं, यानी कि .00। ठीक है, तो आपने अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देना है क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डेसिमल की बात हो रही है, अगर 4 डेसिमल प्लेस कह रहे हैं तो पॉइंट के बाद 4 जीरोस आ जाएं इट्स मीन आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड करवा सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक रेपिटेशन आ जाए तब भी आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने नॉन लीनियर इक्वेशन के बहुत से मेथड आपको करवाए हुए हैं, तो ये हम लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 2x माइनस 8y प्लस z इज इक्वल टू -5। इसको आपने इक्वेशन 1 नेम असाइन कर दिया है। 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू +3, इसको हमने इक्वेशन 2 नेम असाइन कर दिया है। x माइनस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू +8, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नेम असाइन कर दिया है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द गिवन सिस्टम इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। ये देख सकते हैं कि ये डायगोनल डोमिनेंट क्यों नहीं है। देखें आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप इसके डायगोनल पे आए, ये इसका डायगोनल है जो मैं ऐसे आपको मार्क करके बता रहा हूं। यहां पर 2x है, यहां पर प्लस y है, यहां पर प्लस 9z है। ठीक है, अब आप इसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ आए। मेन डायगोनल की वैल्यूज क्या हैं? +2, +1, +9। अब अदर एंट्रीज की तरफ जाएं। अदर एंट्रीज क्या है यहाँ पे? अब आपने ना नेगेटिव को इग्नोर करना है। +8, +1, +8 +1 +9, तो 2 इज लेस देन 9, तो ये डायगोनल डोमिनेंट नहीं होगा। मेन डायगोनल की एंट्रीज ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहां पर मेन डायगोनल की वैल्यू तो 2 है, 2 इज लेस देन 8 + 1 9। ठीक है, अब आप इसकी तरफ जरा देखें, यहां पर मेन डायगोनल क्या है 1, अदर एंट्रीज क्या है 3 और यहां पे +1। इस नेगेटिव को इग्नोर करते हैं आप, तो 3 + 1 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 इज लेस देन 4। ठीक है, जो डायगोनल की एंट्री वो तो ग्रेटर होनी चाहिए, यहां पर तो लेस देन आ रही है। इट्स मीन के फ्रॉम 1 and 2 इज नॉट डायगोनल डोमिनेंट। आप थर्ड की तरफ जरा है ना, थर्ड इक्वेशन क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पर क्या है अदर एंट्रीज +2 है, यहाँ पे +1 है, तो 2 + 1 3। तो ये डायगोनल जो मेन डायगोनल इक्वेशन 3 में है ये बात फुलफिल कर रहा है, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 2 + 1 3। ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन अदर देन जो एंट्रीज है उससे ग्रेटर है, बट ये सेटिस्फाइड तो कर रही है इक्वेशन नंबर 3, बट इक्वेशन नंबर 2
ये मेन डायगोनल के लिहाज से फुलफिल नहीं कर रही, क्वेश्चन नंबर 1 मेन डायगोनल के लिहाज से फुलफिल नहीं कर रही। अब आप ऐसे करें कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का अगर आप शफल करवा दें, यानी कि रो 2 को रो 1 में अल्टरनेट कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये वाला अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाए और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आ जाए, तो ये 2x जब इधर होगा तो ये आपके पास यानी कि ये वाली फॉर्म जो होगी ये आपके पास डायगोनल डोमिनेंट हो जाएगी। क्यों? देखें कि 8y आपके पास सेंटर में आ जाएगी और ये जो 3x है ये आपके पास स्टार्टिंग पे आ जाएगी। तो आपके पास जब डायगोनल ऐसे बनेगा तो वो आपके पास फुलफिल हो जाएगा, वही मैंने आगे राइट भी किया हुआ है। सो वी कन्वर्ट इट इनटू इन डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। फर्स्टली आप इसको इंटरचेंज करेंगे। वी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 R2 इट्स मीन सेकंड रो इंटरचेंज R1 इट्स मीन फर्स्ट रो, यानी R2 को आप इंटरचेंज कर देना R1 में। जो आपके पास इक्वेशन 2 है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें और इक्वेशन नंबर 1 को आप इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन 2 आप स्टार्ट पे लिखें और इक्वेशन नंबर 1 को आप सेकंड प्लेस पे लिखें। तो ये मैंने ऐसे राइट किया हुआ है। 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3 विदाउट चेंजिंग साइन। आपने अलामतों को चेंज नहीं करना, जस्ट आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 थी वो स्टार्ट पे लिखी है क्वेश्चन नंबर 1 की जगह, और जो क्वेश्चन नंबर 1 थी वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की जगह राइट की हुई है। 2x माइनस 8y प्लस जी इज इक्वल टू -5। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखें 2x माइनस 8y प्लस जी इज इक्वल टू -5, ये मैंने सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ है 2x माइनस 8y प्लस जी इज इक्वल टू -5। और जो फर्स्ट प्लेस पे राइट किया हुआ है ना ये वाला 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3, ये मैंने ये सेकंड जो इक्वेशन थी वो राइट की हुई है 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3। और जो थर्ड इक्वेशन है वो मैंने एज इट इज ही राइट की हुई है, नो चेंज। ये देख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 8। अब आप इसमें जरा देखें, फ्रॉम 4 है ये, और ये फ्रॉम 5 है, और ये हमारे पास फ्रॉम 6 है। अब आप जरा गौर करिएगा, जो हमारे पास 4 की जो एंट्रीज है ये 3x मेन डायगोनल में आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 8y मेन डायगोनल में आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 9z मेन डायगोनल में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। अब अदर एंट्रीज में जरा जाएं। अदर एंट्रीज इस 3 के अलावा क्या है, +1 आपने नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। तो ये जो 3 है अदर एंट्रीज की सम से ग्रेटर है, यानी 1 + 1 2। 3 मेन डायगोनल इज ग्रेटर देन अदर एंट्रीज 2, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2। अब आप सेकंड इक्वेशन में आए, यानी कि फर्स्ट जो फोर्थ इक्वेशन है ना ये वाली, ये फोर्थ इक्वेशन सेटिस्फाइड डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, यस इट इज डन। आपने इसको कह दिया कि ये डन करता है, कि ये हमारे पास डायगोनल डोमिनेंट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब आप जरा 5 की तरफ जाएं। यहाँ पर मेन डायगोनल क्या है, 8 है, प्लस 8 वैल्यू। अदर डायगोनल एंट्रीज क्या है, +2 +1 2 + 1 3। जो मेन डायगोनल 8 है, 8 इज ग्रेटर देन अदर एंट्रीज 3, यानी 8 इज ग्रेटर देन 3। तो ये भी बात सेटिस्फाई करता है, यानी कि फ्रॉम 4 इज आल्सो डन। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म। अब इधर में जो हमारे पास 6 इक्वेशन है, इसमें जरा देखें, ये हमारे पास डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म क्या है, 9। ये जो 9 है अदर एंट्रीज में जरा जाएं, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है। तो 9 इज ग्रेटर देन अदर देन एंट्रीज के सम से, यानी कि 2 + 1 3। 9 इज ग्रेटर देन 3, इट्स मीन कि ये भी डायगोनल डोमिनेंट को फुलफिल कर रहा है। देखिए आपके पास 4 5 6 जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपके पास ग्रेटर एंट्रीज होल्ड कर रही हैं, ग्रेटर एंट्रीज होल्ड कर रही हैं, और अदर एंट्रीज आपके पास लोअर, ठीक है, मेन डायगोनल से लोअर है। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, डायगोनली डोमिनेंट, वही मैंने राइट किया हुआ है। सो विच इज डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। 4 इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 जो है दिस इज नोन एज डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज, ये +3 +8 +9 ग्रेटर डायगोनल एंट्रीज अदर देन फॉर्म। ठीक है, अदर देन फॉर्म या अदर देन रो। तो ऑनवर्ड आपने क्या करना है, जो जब ये डायगोनल डोमिनेंट हो जाएगा फिर आपने वहां से x y z की वैल्यू को राइट करना होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 वी राइट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इज गिवन बिलो। उसके लिए आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू, आपने जो हमारे पास होगी ना इक्वेशन नंबर 4 ये वाली, इस इक्वेशन 4 से आपने x की वैल्यू को अरेंज करना है। ठीक है,
जब आप इसको x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी एंट्रीज को दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में x मिलेगा और राइट हैंड साइड में y z की एंट्रीज मिलेंगी। इसी तरह फ्रॉम 5 में आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेफ्ट साइड पे आप y रखेंगे और राइट साइड पे आपने x z की एंट्रीज को मूव करवा देना है। और क्वेश्चन 6 में भी ऐसे ही आप करेंगे, यहां से आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप z रखेंगे और दूसरी साइड पे राइट साइड पे आप x और y को मूव करवा देंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने फ्रॉम 4 से x रखना है, फ्रॉम 5 से आपने लेफ्ट साइड पे y रखना है और फ्रॉम 6 से आपने लेफ्ट साइड पे z रखना है और राइट साइड पे आपने उसकी एंट्रीज को अदर देन मूव करवा देना है। तो आपने फ्रॉम 4 से x की वैल्यू बनानी है, ठीक है, फ्रॉम 5 से आपने y की वैल्यू बनानी है और फ्रॉम 6 से आपने z की वैल्यू बनानी है। तो वो मैंने ये बना के राइट की हुई है, आप सभी स्टूडेंट बना सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये हमने फ्रॉम 4 से ये वैल्यू बनाई है, x इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस वाई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये वैल्यूज आप इजीली बना सकते हैं। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 5 से मैंने ये y की वैल्यू बनाई हुई है, y इज इक्वल टू 1/-8 इंटू -5 माइनस 2x माइनस जी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट में आपका नेगेटिव ना सभी में कॉमन आ रहा है, जब आप कॉमन लेंगे तो वो इस नेगेटिव के साथ क्लोज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। 1/8 इंटू 5 प्लस 2x प्लस जी ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर आपने फ्रॉम इक्वेशन 6 से आपने z की वैल्यू बनानी है तो z इज इक्वल टू 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 8 माइनस x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे पास x, ये x एंट्री x की वैल्यू बन गई है और ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई है और ये z की वैल्यू बन गई है। इसे हम एक सेट का नेम असाइन करते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया है, सिस्टम हमने इसको नेम असाइन कर दिया है सिस्टम A। तो ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई और ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई और ये हमारे पास z की वैल्यू। अब हमने ऑनवर्ड क्या करना है, अपनी टेक्निक की तरफ मूव करना है, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है, हमें कोई ना कोई इसका रूट सोल्यूशन देगा, इसलिए हमने इसको कन्वर्ज शो करवाना है। क्योंकि आपके पास डायगोनल डोमिनेंट है, जो डायगोनल डोमिनेंट होता है इट्स मीन कि वो कन्वर्ज लाजमी तौर पे करेगा, वो कंपल्सरी डायगोनली डोमिनेंट की वजह से कन्वर्ज हो रहा होगा। नाउ वी हैव यूजिंग जैकोबी टेक्निक सिस्टम ए कैन बी रिटन एज, यानी कि सिस्टम ए में जो x है, y है और जो z है ये जैकोबी टेक्निक को होल्ड करेगा। जैकोबी टेक्निक क्या होती है यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x है, y है और z है, ठीक है ना, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में x, y और z में सबस्क्रिप्ट में n+1 राइट कर देना है, ठीक है, यानी कि x सबस्क्रिप्ट n+1, y सबस्क्रिप्ट n+1, z सबस्क्रिप्ट n+1, ये आपने ऐसे 3 इक्वेशन फॉर्म में ऐसे राइट करनी है, ठीक है ना। यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे राइट करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन ऐसे राइट करोगे आप और ये थर्ड इक्वेशन ऐसे आप राइट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपने x के सबस्क्रिप्ट में n+1 राइट कर दिया, y के सबस्क्रिप्ट में n+1 राइट कर दिया और z के सबस्क्रिप्ट में भी ऐसे ही n+1 राइट कर दिया। और जो होगा ना राइट हैंड साइड पोर्शन में, ये जो ब्रैकेट में y और z आ रहा है और यहाँ पे x और z आ रहा है और यहाँ पे x और y आ रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड पोर्शन में, यहाँ पर आपने इनके सबस्क्रिप्ट में n राइट करना है, ठीक है ना। यानी राइट साइड में जो x, y, z आ रहे हैं उनमें आपने n शो कर देना है। तो ये आपके पास जो आपके पास ये सिस्टम क्रिएट हो गया है, दिस इज नोन एज जैकोबी टेक्निक मेथड। बहुत इजी मेथड है, आप सभी देख सकते हैं कि x, y, z की वैल्यू बनाने के बाद हमने लेफ्ट साइड पे आपने उनके सबस्क्रिप्ट में n+1 को शो करवा दिया और जो राइट हैंड साइड पोर्शन है उसमें y, z है, x, z है और x, y है, इनके सबस्क्रिप्ट में हमने राइट साइड पोर्शन में सबस्क्रिप्ट फॉर्म में n राइट कर दिया हुआ है, ओनली ऑन n। लेफ्ट साइड पोर्शन में n+1 सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास n सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पर n क्या है, वो आपके पास कह लें कि अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, ठीक है, जो आप वहां पे पुटिंग कर रहे होते हैं। इट्स मीन वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या है, दिस इज नोन एज अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म। जब आप 0 की बात करेंगे, मतलब कहने का कि n इज इक्वल टू 0 आप कहते हैं, इट्स मीन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। आप n इज इक्वल टू 1 कहते हैं, इट्स मीन सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। अगर आप n इज इक्वल टू 2 कहते हैं, इट्स मीन थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। आप अगर कहते हैं n इज इक्वल टू 3, इट्स मीन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपने अपनी टेक्निक में सभी स्टूडेंट बात माइंड में रखेंगे
कि आपने स्टार्टिंग पे इनिशियल गैस खुद से सपोज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जैसे डायगोनल डोमिनेंट की पहचान करना बहुत जरूरी है, वैसे ही इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का आइडिया होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से ही हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, ये इसकी अहम बात है। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इट्स मीन एक्स नॉट, कैपिटल एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा कि इसमें रो में जो रूट होगा वो ऐसी वैल्यूज को होल्ड करता है, उसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 है, सेकंड प्लेस पे 0 है, थर्ड प्लेस पे 0 है, ठीक है। ये मैंने रो में राइट किया हुआ है, ये इसका ट्रांसपोज भी है, ठीक है। अगर आप इसी रो को कॉलम में लिखना चाहते हैं तो ये ट्रांसपोज रिमूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 0 0 ऐसे कॉलम फॉर्म में। इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू 0 राइट की है ये आपको शो करता है कि ये एक्स नॉट की वैल्यू है, स्मॉल एक्स नॉट। जो ये आपके पास 0 सेकंड प्लेस पे आ रहा है ये आपको शो करता है वाई नॉट, ठीक है, स्मॉल वाई नॉट। और जो थर्ड प्लेस पे आ रहा है ये आपके पास है जी नॉट, स्मॉल। तो जैसे आपने प्रीवियस एलगी फैक्टराइजेशन टेक्निक के मेथड की, वहां पर आप कुछ आंसर फाइंड करते थे, एंड पे आपका रूट आता था ट्रांसपोज फॉर्म में, फर्स्ट प्लेस होती थी, सेकंड प्लेस होती थी, थर्ड प्लेस होती थी, ठीक है ना। तो ये वैसे ही आपने इसको सुपोजिशन होल्ड करवाया। ये हमारे पास एक इनिशियल गैस है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन भी कह सकते हो आप। तो इसमें सभी क्वेश्चंस में जब भी आप आइटरेटिव टेक्निक की बात करेंगे, कोई भी आइटरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आ जाए, आपने हमेशा x नॉट इज इक्वल टू 0 0 0 लिया करेंगे। सभी स्टूडेंट यही सुपोजिशन राइट किया करेंगे, इसके अलावा आपने कोई और बात नहीं करनी, ठीक है। जहां हमें जरूरत पड़ जाए कि हमारी 0 0 0 से बात नहीं बन रही, यानी कि हमारी अप्रोक्सीमेशन ये वाली होल्ड नहीं कर रही, तो मैं एक और अप्रोक्सीमेशन आपको बता देता हूं जहां जरूरत पड़े। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपने 0 0 0 ही यूज करनी है, और जहां पे हमारी बात ना बने तो वहां पर आपने जो अप्रोक्सीमेशन राइट करनी होगी 1 1 1 राइट करनी है। ये आपको मैंने 2 अप्रोक्सीमेशन बता दी हैं, तो आपने प्रेफरेंस इसी को देनी है जो मैंने राइट किया हुआ है, ठीक है, यानी 0 0 0। अगर इससे बात ना बने तब आपने वो अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है जो मैंने अभी आपको बताई 1 1 1, ठीक हो गया। तो हम चलते हैं आइडिया स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन की तरफ। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, पुट n इज इक्वल टू 0। आपने n की वैल्यू 0 पुट करनी है। n की वैल्यू 0 कहां पुट करनी है ये आप जरा गौर कर लीजिएगा। ये हमारे पास है जैकोबी टेक्निक, ठीक है ना, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर जब आप n की वैल्यू पुटिंग करेंगे तो जहां जहां n होगा वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। यहाँ पे भी आपके पास y की फॉर्म में इक्वेशन है, जहां जहां n होगा वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। यहाँ पर भी आपके n आ रहे हैं, जहां जहां n होगा वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। जब आप n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 माइनस वाई नॉट प्लस जी नॉट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और y1 इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 2x नॉट प्लस जी नॉट ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस x नॉट प्लस 2y नॉट। ये आपने ऐसे ही 3 लाइंस में राइट करना है, जैसे मैंने राइट किया ऐसे ही। मतलब आपने सोल्यूशन जब फाइंड करना है x1 का, एक ही लाइन में आपने आंसर बताना है। y1 की बात करेंगे एक ही लाइन में ही आपने उसका आंसर बताना है। z1 की बात करेंगे एक ही लाइन में आपके पास आंसर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि x1 का आंसर एक लाइन में कंप्लीट, y1 का आंसर एक लाइन में कंप्लीट, z1 का आंसर एक लाइन में कंप्लीट, ऐसे ही आपने राइट करना है। और स्मॉल लिखेंगे, ज्यादा एक्सपेंड करके राइट करेंगे तो फिर आपके पास एक लाइन में कंप्लीट नहीं होगा और आपके पास स्टेप्स का इश्यूज क्रिएट होंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा स्मॉल राइट करने की। तो x1 की वैल्यू ऐसे राइट करनी है, तो आपके पास 1/3 इंटू 3 माइनस y नॉट की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेशन में है 0, z नॉट की वैल्यू है वो भी 0। तो आप इसे सोल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 1.00। और आपने अपने कैलकुलेटर को पॉइंट यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक कह लें कि फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट को फिक्स करने का आइडिया मैंने अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। तो आपके पास जो कैलकुलेटर है fx991 ES प्लस ये होना चाहिए, ठीक है। उस पर फंक्शन वगैरह सेव भी हो जाते हैं। तो वहां पर आप अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेस तक जब फिक्स कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर कुछ इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो y1 का है 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 2x नॉट प्लस जी नॉट। इसमें आपने x नॉट जी नॉट की वैल्यू पुट करनी है। ये 0 0 मैंने राइट किया हुआ है, तो 1/8 इंटू 5
प्लस 2 इंटू ये हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू है प्लस ये हमारे पास जी नॉट की वैल्यू है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.63। तो z1 की वैल्यू 1/9 इंटू 8 माइनस एक्स नॉट प्लस 2 y नॉट इज इक्वल, यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू 0 पुट करनी है और y नॉट की वैल्यू ये भी 0 पुट करनी है जो अप्रॉक्सीमेशन में पड़ी हुई है। तो 1/9 इंटू 8 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये आ जाएगा आंसर सोल्व करने के बाद 0.89। अब हमारे पास x1 का आंसर 1.00 आ चुका है, y1 का आंसर 0.63 आ चुका है और z1 का आंसर आपके पास 0.89 आ चुका है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना क्यों है, ये जरा लॉजिक अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास x1, y1, z1 का जो आंसर आ रहा है ना, ये तीनों के तीनों आपके पास रेपिटेशन नहीं आ रही, ना तो ये रेपिटेशन कर रहे हैं और ना ही पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0 0 कर रहे हैं। ये देखें ये पॉइंट के बाद जो x1 है ये तो 0 0 शो कर रहा है, लेकिन जो y1 है ये पॉइंट के बाद 00 शो नहीं कर रहा। ठीक है, या z1 की वैल्यू भी देखें पॉइंट के बाद 00 शो नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने अभी सेकंड अप्रोक्सीमेशन होल्ड करवानी है। जब हमारे पास x1, y1, z1 का आंसर सेम हो जाएगा ना पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद टर्मिनेशन आ जाए, तो फिर हम ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे बात रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये देखें जरा सेकंड अप्रोक्सीमेशन पुट n इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1/3, तो 3 माइनस जो हमारे पास वो इक्वेशन थी ना सब्सक्रिप्ट फॉर्म में, वहां पे n की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है। तो x2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 माइनस y1 प्लस z1 हो जाएगा और y2 की वैल्यू बन जाएगी 1/8 इंटू 5 प्लस 2 x1 प्लस z1 और z2 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 8 माइनस x1 प्लस 2y1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। अब आपने ना जो x2 की वैल्यू है उसमें ये y1 और z1 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये देख सकते हैं 1/3 इंटू 3 माइनस y1 की वैल्यू है 0.63 और z1 की वैल्यू है 0.89। तो ये वाला जो प्लस तो वो तो एज इट इज है ना। तो ये हमारे पास 0.63 y1 की वैल्यू है और ये हमारे पास z1 की वैल्यू यानी कि 0.89 है। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.09। ठीक है, उसके बाद y2 की तरफ जाते हैं। तो y2 इज इक्वल टू 1/8 5 प्लस 2x1 प्लस z1, इसमें आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है 1.00 और z1 की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.89। जब आप इसे सोल्व करेंगे कंप्लीट रिजल्ट को तो इसका आंसर आ जाएगा 0.99। फिर z2 की तरफ चलते हैं 1/9 इंटू 8 माइनस x1 प्लस 2y1, इसमें x1 की वैल्यू आपने पुट करनी है 1.00 और y1 की वैल्यू आपके पास है 0.63। प्रीवियस आइटरेशन में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं x1, y1, z1 की वैल्यू। तो जब आपने इसे सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.92। अब आप देख सकते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और z2 की वैल्यू इनमें रेपिटेशन नहीं आ रही। इट्स मीन कि आपने अभी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलते हैं। पुट n इज इक्वल टू, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास x3, y3, z3 बन जाएगा। तो x3 की वैल्यू होगी 1/3 इंटू 3 माइनस y2 प्लस z2 और y3 इज इक्वल टू 1/8 5 प्लस 2x2 प्लस z2 हो जाएगा और z3 इज इक्वल टू 1/9 8 माइनस x2 प्लस 2y2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर आपने इनमें पुटिंग करनी है। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर आप राइट करेंगे 0.99, प्रीवियस आइटरेशन में यानी सेकंड आइटरेशन में पड़ी हुई है। तो y2 की वैल्यू है 0.99 और z2 की वैल्यू आपके पास है 0.92। फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 0.98। फिर y3 आपने सोल्व करना है 1/8 इंटू 5 प्लस 2x2 प्लस z2, इसमें x2 की वैल्यू पुट करनी है 1.09 और z2 की वैल्यू आपने पुट करनी है 0.92। फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1.01। ठीक है ना। फिर आपने z3 पे मूव करना है 1/9 8 माइनस x2 प्लस 2y2 इज इक्वल, फिर इसमें आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है इट्स मीन 1.09 और y2 की वैल्यू पुट करनी है 0.99। तो फिर आपने इसको कंप्लीट को सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99। अभी भी आप देख सकते हैं x3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, z3 की वैल्यू इनमें रेपिटेशन नहीं आ रही। अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे यानी कि नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, रेपिटेशन नहीं अभी तक आ रही। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं। इसमें आपने यहाँ पे राइट कर देना है पुट n इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। पुट n इज इक्वल टू 3 इट्स मीन x4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 माइनस y3 प्लस z3, y4 इज इक्वल टू 1/8 5 प्लस 2x3 प्लस z3 और z4 इज इक्वल टू 1/9 8 माइनस x3 प्लस 2y3। ठीक है ना।
अब आपने इसमें y3 की वैल्यू और z3 की वैल्यू पुट करनी है। y3 की वैल्यू है 1.01 और z3 की वैल्यू है 0.99। फिर आपने इसे कंप्लीट रिजल्ट को सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99। और y4 पे चलते हैं। y4 के लिए है 1/8 5 + 2x3 + z3। इसमें x3 की वैल्यू है 0.98, ये x3 की वैल्यू 0.98 है। और z3 की वैल्यू जो है ये वाला z3, इसकी वैल्यू है 0.99। फिर आपने इस कंप्लीट रिजल्ट को सोल्व करना है। जब आप इस कंप्लीट रिजल्ट को सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर की मदद से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99। फिर उसके बाद आपने z4 पे मूव करना है 1/9 × 8 - x3 + 2/3। इसमें आपने x3 की वैल्यू पुट करनी है 0.98, ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर आपने y3 की वैल्यू पुट करनी है 1.01। फिर आपने इस कंप्लीट रिजल्ट को सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1.00। अभी भी देख सकते हैं रेपिटेशन नहीं आ रही सभी में, x4 की वैल्यू, y4 की वैल्यू, z4 की वैल्यू, इनमें रेपिटेशन नहीं आ रही, लेकिन x4 y4 में रेपिटेशन आ रही है। लेकिन आपने तीनों में रेपिटेशन लेके आनी है। तीनों में रेपिटेशन आएगी तो आपने इसको स्टॉप करना है। अभी भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट आइटरेशन मूव करते हैं, यानी कि फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में या फिफ्थ आइटरेशन में आप राइट करेंगे पुट n = 4। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर लीजिएगा पुट n = 4। तो आपके पास x5 की वैल्यू, y5 की वैल्यू, z5 की वैल्यू बन जाएगी। x5 की वैल्यू बनेगी 1/3 × 3 - y4 + z4 और y5 की वैल्यू बनेगी 1/8 × 5 + 2x4 + z4 और z5 की वैल्यू बनेगी 1/9 × 8 - x4 + 2y4। फिर आपने इनमें पुटिंग करनी है। तो y4 और z4 की वैल्यू आपके पास प्रीवियस फोर्थ आइटरेशन में बढ़ी हुई है। y4 की वैल्यू आपके पास है 0.99, z4 की वैल्यू है 1.00। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे, इस कंप्लीट रिजल्ट को जब आपने कैलकुलेट किया, इसका आंसर आ जाएगा 1.00। और y5 की वैल्यू आपके पास जब इसे आपने कैलकुलेट करना है 1/8 × 5 + 2x4 + z4 को जब आपने कैलकुलेट करना है तो इसमें x4 की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.99 और z4 की आप वैल्यू पुट करेंगे 1.00। फिर आपने जब इस कंप्लीट रिजल्ट को सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1.00, ठीक है ना। और z5 की वैल्यू जब आपने 1/9 × 8 - x4 + 2y4 को सोल्व करना है तो इसमें x4 की वैल्यू आप 0.99 पुट करेंगे और y4 की वैल्यू 0.99 पुट करेंगे। तो आपने कंप्लीट रिजल्ट को जब सोल्व कर लिया तो आपका फाइनली आंसर 1.00 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट के जो इसमें x5 की वैल्यू 1.00 है, y5 की वैल्यू 1.00 है और z5 की वैल्यू 1.00 है, इनमें रेपिटेशन आ चुकी है, यानी कि सभी वैल्यू सेम आ रही हैं। तो 1.00 1.00 1.00 यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस में रेपिटेशन आ चुकी है, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक 2 zeros आ चुके हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेशन होल्ड हो रहा है। ये आपने देखना कि पॉइंट के बाद 00 आ रहा है तो आप ये प्रोसेस कह लेंगे होल्ड करवा देंगे। आपने पॉइंट के बाद टर्मिनेशन देखा करना है, ये ना हो कि पॉइंट से पहले भी आप देखना शुरू कर दें। ये आपने किसी भी स्टूडेंट ने ऐसी बात नहीं करनी। पॉइंट के बाद यानी कि आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो आपके पास है 2 डेसिमल प्लेसेस का क्राइटेरिया है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस जीरोस आ रहे हैं, यानी कि x5 की वैल्यू पॉइंट के बाद 00, y5 की वैल्यू पॉइंट के बाद 00 और z5 की वैल्यू पॉइंट के बाद 00। यहां पर टर्मिनेशन हो रही है, यानी कि 2 zeros आ चुके हैं। तो आप यहां पर बात को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस सेम भी हो जाते हैं, यानी कि ये मतलब 2 zeros जो हैं ये आपके पास सेम आ जाते हैं, तभी आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड करवा सकते हैं। जो पॉइंट से पहले हैं बिफोर, वो आपके पास जो मर्जी हो, लेकिन पॉइंट के बाद आपके पास 2 डेसिमल जीरोस आने जरूरी हैं, देन आप अपने प्रोसेस को रोक सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन अभी स्टॉप हो जाएंगी, हमारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, जैकोबी टेक्निक यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। फाइनली हमने अपना सोल्यूशन राइट कर लिया कि हमारे पास x5 की वैल्यू, y5 की वैल्यू, z5 की वैल्यू 1 आ चुकी है, वो हम फाइनली राइट करने लगे हैं। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन इसका होगा वो कुछ इस अंदाज में है कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z आर x is equal to 1.00, y is equal to 1.00 and z is equal to 1.00, hence which is the required solution by the help of a Jacobi technique by the iterative method or indirect method। ठीक है ना। तो ये मैं नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको कुछ एप्लीकेशंस सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ।
तो ये आप सभी स्टूडेंट ने खुद सोल्व करनी है, और जैसे आपको प्रीवियस मैंने बहुत से मेथड्स करवाए हुए हैं और उनकी एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए आपका होमवर्क है, तो इनको आपने सभी स्टूडेंट ने फुलफिल करना है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपने सभी स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स में इनको ऐड कर लेना है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड आपने जैसे अभी एक क्वेश्चन किया वैसे ही आपने इन एप्लीकेशन को खुद से सोल्व करना है और ये सभी क्वेश्चंस आप फुलफिल करेंगे। ठीक है ना, कोई भी आपने क्वेश्चन बीच में से स्किप नहीं करना। तो एक्सप्लेन करने लगा हूं सभी स्टूडेंट्स को। एप्लीकेशंस फॉर आइटरेटर आर इनडायरेक्ट मेथड। आइटरेटर मेथड आ जाए, इनडायरेक्ट मेथड आ जाए, एक ही बात है। इनके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज बिलो। 3 मेथड्स। 3 मेथड्स को आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक बात करनी है वो भी मैंने राइट किया हुआ है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से आपने टर्मिनेशन को होल्ड करवाना है, जैसे मैंने आपको अभी एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड करवाया है। तो टोटल 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 जैकोबी मेथड, नंबर 2 गॉस-सीडल मेथड, नंबर 3 SOR मेथड, इट्स मीन सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड। तो जो आज हमारा लेक्चर कंटिन्यू था वो इस मेथड से कंटिन्यू था, जैकोबी मेथड से। तो जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग आपने ये टोटल 6 एप्लीकेशंस फुलफिल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8x minus 3y plus 2z is equal to 20, 6x plus 3y plus 12z is equal to 35, 4x plus 11y minus z is equal to 33. सेकेंड क्वेश्चन है 28x plus 4y minus z is equal to 32, x plus 3y plus 10z is equal to 24, 2x plus 17y plus 4z is equal to 35. थर्ड क्वेश्चन है 9x minus y plus 2z is equal to 9, x plus 10y minus 2z is equal to 15, 2x minus 2y minus 13z is equal to minus 17. फोर्थ क्वेश्चन है 10x minus 2y plus z is equal to 12, x plus 9y minus z is equal to 10, 2x minus y plus 11z is equal to 20. फिफ्थ क्वेश्चन है 9x plus 2y plus 4z is equal to 20, x plus 10y plus 4z is equal to 6, 2x minus 4y plus 10z is equal to minus 15. सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स का 3x plus 9y minus 2z is equal to 11, 4x plus 2y plus 13z is equal to 24, 4x minus 4y plus 3z is equal to minus 8. तो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग। आप सभी स्टूडेंट्स इन एप्लीकेशंस को बड़े ध्यान से और अंडरस्टैंड जैसे आज के लेक्चर को किया है, इनको फॉलो करते हुए आपने ये टोटल 6 एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है अपने नोट्स में। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई हुई हो, अंडरस्टैंड स्टेप ना हुआ हो, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।